दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड you're watching माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है रोहित शर्मा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। Thanks a lot for calling me. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि तालिबान किल्ड 16 सोल्जर्स इन नॉर्थ वजीरिस्तान। इस पे बात करेंगे और कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे भी रॉ की साजिश है और इंडिया की जानिब से भी कुछ स्टेटमेंट्स इस एक्ट को लेकर हमारे सामने आई। तो आगाज हम मेजर साहब से करेंगे। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे, इस पूरी खबर का क्या बैकग्राउंड है और इंडिया की जानिब से जो है इसको कह दिया गया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इस पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? थैंक यू रिबाहा। अव्वल तो यह है कि बड़ा अफसोसनाक वाकया है और उसमें यह है कि 13 पाकिस्तान के जो हाजिर सर्विस सिपाही थे, एक मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें आके एक खुदकुश बमबार गाड़ी जो बारूद से भरी हुई थी वो टकराई और उसके टकराने के बाद जो है ये 13 जो सिपाही हैं इनकी शहादत हो गई। और साथ ये है कि इसमें 24 के करीब जो सिविलियंस हैं वो भी जख्मी हुए और वो इस तरह जख्मी हुए कि जी जो करीब घर थे उनकी जो छतें हैं उनमें दरार पड़ी और वो छतें जो है कुछ गिरी और उसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। तो ये अपनी नौयत का एक काफी बड़ा वाकया है, क्योंकि ऐसा बड़ा वाकया 2025 में कम से कम मुझे याद नहीं है। और इस वाकये के बाद बड़ा सख्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से रिएक्शन आया है। उन्होंने इसको और इसमें जो इसकी जिम्मेदारी कबूल की है वो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ये समझती है कि जो टेंशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और स्पेशली जब इंडिया ये कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो उसके बीच में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ये यकीन है कि इसके पीछे जो है स्पॉन्सरशिप वो रॉ की है और इंडिया जो है वो इस तरह की जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट वॉर को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है और उसकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस निशाना बन रही हैं। और इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की जो डायरेक्ट बातचीत है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट के साथ वो भी इन पैरेलल जारी है। तो हुकूमत पाकिस्तान तो अपनी जगह पे जो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो तो अपनी जगह पे कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ओपिनियन अभी जोर पकड़ती जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर, ये पहलगाम का वाकया और स्पेशली उसके बाद ये जो सिंध तास माहिदा है कि इंडस वाटर ट्रीटी जिसको कहते हैं, कि जिसके तहत जो ईस्टर्न रिवर्स थे वो इंडिया के पास थे और जो वेस्टर्न रिवर्स थे वो पाकिस्तान के पास थे। तो 2019 में भी जब ये पुलवामा का वाकया हुआ था तो उस टाइम पे भी एक इंडिया के मिनिस्टर थे नतीम गदीकार, तो उन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि हम सिंध तास माहिदे को खत्म कर देंगे, हम पाकिस्तान को जो दरिया जा रहे हैं उनका पानी मोड़ के हिंदुस्तान में कर देंगे। और आप ये देखें कि ये ऑपरेशन सिंदूर में भी जो प्राइमरी विक्टिम है या कैजुअलिटी है वो इंडस वाटर ट्रीटी है। और ये भी ना भूलें कि इंडिया कई बार पाकिस्तान से कह चुका है कि आए इसको रिवाइज करते हैं और पाकिस्तान कहता है कि नहीं जनाब, हम ये 1960 वाले मायदे के ऊपर कायम है। तो मेरा ख्याल में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एक माहौल है वो बड़ा खतरनाक है इस लिहाज से कि दोनों मुल्क जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस के ऊपर कायम हैं और अगर ये इनडायरेक्ट वॉर इस तरह कैरी फॉरवर्ड हुआ तो इसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है वो आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में दोबारा कोई बड़ी जो है ना जंगी कार्रवाई हो सकती है। अब हम अपने दूसरे गेस्ट की जानिब बढ़ते हैं। रोहित सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस खबर को देखते हुए, और इंडिया की जानिब से भी जो स्टांस है, कुछ रिपोर्ट्स पाकिस्तान की यही कह रही हैं कि ये रॉ की साजिश है, और आपकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई हैं उस पर आप क्या राय रखते हैं? अच्छा, मेजर साहब ने बोला जंगी कार्रवाई हो सकती है, वो 9 एयरबेस ठीक हो गए क्या? मतलब एयरबेस से तो प्लेन उड़ेगा ना अटैक करने के लिए, तो मुझे पता नहीं, अगर ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा। हमारे तो 5 प्लेन गिरे थे पाकिस्तान ने जो बताए थे, वो 5 प्लेन तो हम खरीद लेंगे, घंटों में खरीदे जाते हैं, दिन नहीं लगते उसमें। और वो भी राफेल बताए थे, तो राफेल तो और आसानी से मिल जाता है फ्रांस का। तो बाकी नुकसान पाकिस्तान की तरफ से ज्यादा है। जब सारे के सारे बेस ठीक हो जाए, नूर खान बेस जो आपका न्यूक्लियर कमांड सेंटर उड़ा था वो ठीक हो जाए, फिर उसके बाद देख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है।
जंगी कार्रवाई जो है ना, बहुत बड़ा वर्ड है, इतना आसान वर्ड नहीं है, और उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए होती है। अच्छा, ये जो बेस है, ये जो अटैक हुआ है, पुलवामा टाइप अटैक है। पुलवामा के बाद इंडिया ने क्या किया था? पाकिस्तान वो करने के लिए तैयार है, कर ले, हम भी देख लेते हैं, लेट्स सी। जंगी कार्रवाई, लेट्स टॉक सेंसेस, हम सेंसेस में बात करें तो ज्यादा अच्छा है। द रीजन बीइंग कि ये बोला जा रहा है कि इंडिया ने किया है। बहुत टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, या तालिबान, जब तालिबान काबिज हुआ पाकिस्तान अफगानिस्तान पे, पाकिस्तानी ही खुश थे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि ये तो आज तो हकीकी आजादी मिल गई और वी सपोर्ट देम। आप ही के सपोर्ट से बैठी थी, आपके ही इंटेलिजेंस चीफ वहां जाकर के गवर्नमेंट बनवा रहे थे, चाय पी रहे थे वहां पे, और आपके ही होम मिनिस्टर बोल रहे थे कि जी ये तो हमारे शहरी हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, हम इनका इलाज कराते हैं, हम इनको पढ़ाते लिखाते हैं। भाई तालिबान तो पाकिस्तान का है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स है ना अपने हाथ में, और वो भी कुर्सी पे बैठे हुए होम मिनिस्टर का, कुर्सी पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर का, जो अनडिनाइबल फैक्ट है, जिसको रोका नहीं जा सकता। आप, जो आदमी कुर्सी पे बैठा है, जो बोल रहा है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि उसकी पर्सनल ओपिनियन थी, क्योंकि उस समय के आर्मी चीफ ने या उस समय की किसी और चीज ने या आज भी गवर्नमेंट ने उसे डिनाई नहीं किया। अब डिनाइल आ जाए तो दूसरी बात है, लेकिन एक चीज, तहरीके तालिबान किसकी है? सामने मैंने बताया, तहरीके तालिबान, टीटीपी, या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, अभी इन्होंने नाम लिया। हाफिज गुल बहादुर कौन है, कहाँ का है? पाकिस्तान, इंडिया का है। इधर जामा मस्जिद के पड़ोस से पैदा हुआ था? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, टीटीपी की बात कर लेते हैं। बैतुल्ला मसूद टीटीपी का पहला लीडर कहाँ का था? कोलकाता का, मुंबई का? नहीं, वो पाकिस्तान का था। हकीमुल्ला महसूद सेकंड लीडर, ये भी पाकिस्तान से। मौलाना फजलुल्लाह, ये तीसरा लीडर, ये भी पाकिस्तान से। नूर वली महसूद, ये भी पाकिस्तान से। सारे तो लीडर्स पाकिस्तान से, सारे लीडर्स पाकिस्तान से हैं, पूरा काडर पाकिस्तान का है। और उसके बाद इंडिया पे ब्लेम कि इंडिया करवा रहे हैं, कैसे? अच्छा, मैं आपको बता सकता हूं, पाकिस्तान के पास एक कुलभूषण यादव है। आज तक पाकिस्तान ने ये नहीं बोला कि इस आदमी ने खुद कोई ब्लास्ट किया था, कोई खुद टेरर अटैक किया था, ये नहीं बोला। एक आरोप नहीं है उसके ऊपर ऐसा। उसके ऊपर क्या आरोप है, उसके ऊपर क्या एलिगेशन है? उसके ऊपर एलिगेशन ये है कि ये सपोर्ट कर रहा था, स्पॉन्सर कर रहा था, ये वहां पे हथियार दे रहा था। वो खुद कहीं उसने ब्लास्ट किया, कोई खुद कहीं उसने टेरर अटैक किया, ऐसा हमने नहीं सुना है। पाकिस्तान की तरफ से भी कोई उस पर एलिगेशन नहीं है ऐसा। इंडिया में लोग आए हैं, पाकिस्तानी आए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के, पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाले, आकर टेरर अटैक किया, हमने दुनिया को दिखाया। पाकिस्तान ने खुद माना, यस ये पाकिस्तानी था, अजमल कसाब को माना और 10 को माना पाकिस्तानी। तो टेरर कौन भेज रहा है? पूरी वर्ल्ड में टेरर कौन भेजता है? पाकिस्तान को ब्लेम करता है कौन? चाइना तक पाकिस्तान को ब्लेम कर चुका है कि तुम्हारी वजह से टेरर आ रहा है मेरे कंट्री में, और नहीं मानते तो जनरल मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने बोला कि चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, वो हमें ब्लेम कर रहा है। तो पाकिस्तान जो काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अपनी लोगों को परेशान कर रहा है, करता रहे, हमें प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को यह पता होना चाहिए कि इतने झूठ से कोई फायदा नहीं है। फैक्ट इज कि आपके लोग हैं, आप ही के खिलाफ काम कर रहे हैं, थोड़ी ठीक से इन्वेस्टिगेशन कीजिए तो पता चल जाएगा कौन सा इसके पीछे है। इंडिया को ब्लेम करके सब कुछ, आप इंडिया को आप 40 साल से ब्लेम तो कर रहे हो ना, पिछले 30 साल से ब्लेम कर रहे हो कि इंडिया ही हमारे ऊपर टेरर करवा रहा है, कुछ फायदा हो गया? 90% इन्वेस्टिगेशन से पता लगता है कि पाकिस्तानी पीछे थे उसके, सच ये। और हमारे पास जो टेरर अटैक होते हैं, हम बताते हैं कि ये पाकिस्तान था, वो निकलता है, वो सामने था, वो क्लियर है, एविडेंस होता है। पाकिस्तान भले ही डिनाई कर दे, अमेरिकन कोर्ट्स में प्रूव होता है। तो हम तो बात ये करते ही नहीं कभी भी। सच ये है, हमारे पास फैक्ट्स हैं। रॉ की स्पॉन्सरशिप, व्हाट डू यू मीन रॉ की स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप क्या होता है जी? स्पॉन्सरशिप तो बहुत आसानी से बोली जा सकती है ना। मैं आपको एविडेंस दे रहा हूं कि आपके अपने लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं। इंडियन एक नहीं है, इंडियन ओरिजिन का एक नहीं है, इंडियन पासपोर्ट होल्डर एक नहीं है जिसने अटैक डायरेक्ट किया हो। स्पॉन्सरशिप का आप आरोप लगा लीजिए। स्पॉन्सरशिप तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा टेरर को स्पॉन्सर कर रहा है, एफएटीएफ में बैठा था। नहीं, ये चीजें अगर ऐसे ही पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ बनना चाहती है, पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो बनना चाहते हैं। सच बात यह है, पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ बनना चाहती है।
इस्लाम के नाम पे आप उन्हें ये भी बोल दो ना कि ये तो देखो इस्लाम के खिलाफ साजिश है और ये मार्स से और जुपिटर से हो रही है, तो सारी पाकिस्तानी आवाम मांगेगी, मानेगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मार्स और जुपिटर से हो रही है, क्योंकि आपने इस्लाम का ऐसा ऐसा सबको नशा दे रखा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस्लाम का नाम लेते ही आप लोगों ने इतना नशा दे रखा है कि किसी भी आदमी को, मुसलमान को ब्लास्फेमी में लटका देते हैं आप लोग। ये सिचुएशन है। और उसके बाद बोल रहे हो, ओ माय गॉड, ये इंडिया कर रहा है बॉस, समथिंग रियली सीरियस। इंडस वाटर ट्रीटी, उसका कोई लेना देना नहीं है इस अटैक से। टेरर अटैक पाकिस्तान उससे पहले भी इंडिया को ब्लेम करता रहा है। इंडस वाटर ट्रीटी तब थी, आज नहीं है। टेरर अटैक आज भी हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, या बोलिए मुजाहिदीन के हमले हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना, मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान से कुछ लेना देना। बाकी मेजर रजा साहब बताएं, वो हमारी मॉडरेटर इस समय शायद जा चुकी हैं, उनका नेट की कोई प्रॉब्लम है। प्लीज मेजर साहब यू कंटिन्यू। अच्छा आपका वो माइक बंद हो गया, जरा प्लीज अपना माइक चेंज खोलें। या जी, अभी रिबाहा का वेट कर लें या मैं आपका जवाब? जी, जी सर, सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा सर, मेजर अभी साहब आप आपका माइक कंटिन्यू। बंद है। हाँ, हाँ, मैंने कोई टेंशन नहीं, रिबा आपसे हम लोग आपस में कि आप पीछे नहीं थी, तो हम मैंने मेजर साहब से को डायरेक्टली पोज किया। मेजर साहब आप क्वेश्चन का जवाब देने। जी, जी सर। अच्छा शर्मा जी, आपकी बातचीत जो है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको मतलब मेरी जो अपनी समझ है उसके मुताबिक जो मेरे ज़हन में सवाल पैदा होते हैं, मतलब मैं सच्ची बात है ब्लेम गेम नहीं करना चाहता, मैं सच्ची बात जो है वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो उसमें मेरे ज़हन में जो सवाल पैदा होते हैं वो ये पैदा होते हैं कि जी, क्या पहलगाम का जो वाक़या हुआ उसके बाद कोई एक भी दहशतगर्द या कोई एक भी उसका असिस्टेंट या उसका अकॉम्प्लिस या उसको मदद करने वाला कोई एक भी पकड़ा गया? जवाब है कि नहीं जी, कोई एक भी नहीं पकड़ा गया। फिर क्या उसका कोई एक भी एविडेंस कि जी इसमें पाकिस्तान शामिल था? वहां पे भी तो यही था कि जी 10 मिनट के बाद एफआईआर कट गई, 20 मिनट के बाद जो है पाकिस्तान पे इल्जाम लग गया, 30 मिनट के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को उड़ा के रख दिया। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे ज़हन में ये सवाल आते हैं कि जी वहां पे कौन पकड़े? तो जवाब है कि वहां पे कोई नहीं पकड़ा गया। अब जहां पे आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं, ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में ये इस तरह की जो तरीके हैं कि जो एक अपना खास एजेंडा रखती हैं, फिर उसके स्पॉन्सर जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन उसमें हम इंडिया क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि देखें ऑपरेशन सिंदूर के बाद 23 मई को चाइना ने एक स्पॉन्सर की मीटिंग कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बैठ के वहां पे पाकिस्तान की अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट जो वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही थी उस सबको सेटल डाउन किया। और उसके बाद पाकिस्तान और वो जो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत है उसके बीच में डायरेक्ट एक बातचीत का रास्ता खुला और उसके अंदर जो है चाइना ने, और फिर उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस हुए, सो और सो फोर्थ। फिर जब आप आउटराइटली डिसमिस कर देते हैं कि जी इंडिया का कोई किरदार नहीं है, तो देखें कुलभूषण यादव तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। ये आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त है कि जी कुलभूषण यादव ने क्या खुद कोई धमाका किया, क्या किसी इंडियन पासपोर्ट ने होल्डर ने खुद धमाका किया या नहीं किया, वो सवाल अपनी जगह पे। लेकिन ये तो सच है कि कुलभूषण यादव ने अपने सारे बयानात में, अपनी सारी बातचीत में ये माना कि मैं ये सब कुछ स्पॉन्सर करता रहा हूं। फिर डीजीआईएसपीआर ने जो ब्रीफिंग्स थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उन्होंने उसमें ये बताया, ऑडियो कॉल सुनवाई इंडियन ऑफिसर्स की जो हाजिर सर्विस ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, कि वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपके एक सूबेदार जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं एक पाकिस्तानी को कि जनाब तुमने यहाँ पे अड्डे पे जाके हमला करना है, तुमने यहाँ पे धमाका करना है, तुमने ये इस तरह का क्राउडेड प्लेस तलाश करना है। मतलब वो सारी ऑडियो कॉल्स उन्होंने वहां पे सुनाई। क्या ये हकीकत नहीं है कि जी आपके अजीत अजीत दोवल साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जी हम बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे? मतलब आपका अगर बलूचिस्तान की वहां की जो बीएलए है या बीएनए है या बाकी सब है उनसे ताल्लुक नहीं है, तो फिर आप कैसे उसको गर्म कर देंगे? और फिर क्या एससीओ में जो एससीओ की स्टेटमेंट ज्वाइंट आई उसमें उन्होंने बलूचिस्तान का तो जिक्र किया, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस का तो जिक्र किया, लेकिन पहलगाम के ऊपर जो वहां पे जितने ऑर्गेनाइजर्स थे वो उसकी स्टेटमेंट की तायद करने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर आखिर में ये हुआ कि चूंकि आपके रक्षा मंत्री ने उस पर साइन नहीं किए, तो इस वजह से वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो रिलीज नहीं हो सकी। तो मैं ये कह रहा हूं कि और फिर अभी ईरान का जो वाकया हुआ उसमें भी इंडियंस
का किरदार सामने आया कि वो जो टारगेट की इंफॉर्मेशन और मतलब वो सारा कुछ। तो देखिए, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये रिकॉग्नाइज करें कि मुल्कों के अपने उनके अपने तरीके होते हैं, मतलब अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ आप कह सकते हैं कि जी वो जायज़ तरीके हैं, कुछ मतलब वो होते हैं कि जो डीप स्टेट के या लोगों के तरीके। तो देखिए, पाकिस्तान में भले किसी भी तरीके से दहशतगर्दी बढ़े और पाकिस्तान अगर डिस्टेबलाइज हो, तो ना वो पाकिस्तान के हक में तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन वो इंडिया के हक में भी बेहतर नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये तो ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी जगह पे स्टेटमेंट्स दी, लेकिन हकीकत ये है कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी, अगर कश्मीर, अगर ये सारे मामलात इंडिया और पाकिस्तान सेटल नहीं कर सकते, तो शर्मा जी, मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि जी आने वाले दिनों में फिर एक जंग नहीं होगी? भले जैसी भी हो, भले आप जीते, भले मैं जीतूं, भले कोई और जीते, लेकिन क्या हम फिर उसी में नहीं रहेंगे कि मतलब ये इतना इतना सब जो इतना हाई टेम्परेचर जो है, क्या वो इंडिया के हक में बेहतर है, पाकिस्तान के हक में बेहतर है? तो मैं ज़ाती तौर पे मुझे अफ़सोस है कि जी वो जो फ़ौजी जवान वहाँ पे शहीद हुए। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि देखें, नए वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया अभी आपके आपके क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ने चाइना को ऑफर नहीं की कि जनाब आए बैठे, हम जो है ना अपना बॉर्डर का डिस्प्यूट जो है उसको सेटल कर लें, उसको किसी तरीके से वो कर लें। तो क्या ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं हो सकता? क्या हम आपस में नहीं वो कर सकते? तो मेरे ख्याल में शर्मा जी, अब चाहे वो 9 बेसिस पे मिसाइल गिरे, चाहे वो राफेल गिरे, चाहे जो मर्जी है गिरे, मैं तो उस ग्रुप का, उस सोच का हामी हूं, जहां पे मैं समझता हूं कि कोई मुल्क जंग नहीं जीतता, कोई मुल्क जंग नहीं हारता। जंगें माएं हारती हैं, बेवाएं हारती हैं, वो बच्चे हारते हैं कि जिनके जो प्यारे हैं वो उस जंग का शिकार हो जाते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में अगले दिन खबर थी कि जी रशिया ने भी 1 मिलियन मार्क क्रॉस कर लिया। अब रशिया वो जंग जीत रहा है शर्मा साहब, और अगर रशिया जीत रहा है और उसकी कैजुअलिटी 1 मिलियन पे पहुंच गई है, तो फिर यूक्रेन तो 2 मिलियन पे होगा, 2 मिलियन प्लस पे होगा। और मैं वहां पे ये एग्जांपल देता हूं कि देखिए, रशिया जीत रहा है और यूक्रेन उससे कई गुना छोटा है, लेकिन इसके बावजूद रशिया रोज यूक्रेन को ऑफर कर रहा है कि आओ बैठो, नेगोशिएशंस करें, आओ बैठो, मुआहदे करें। 2022 में उनका मायदा हो 2023 में उनका मायदा हो भी गया था टर्की के अंदर, लेकिन फिर वो वेस्ट के कहने के ऊपर जो है उसने नहीं मुआहदा किया यूक्रेन ने। लेकिन आज देखेंगे इतनी बड़ी कैजुअलिटी रेट वहां पे हो गया कि जी अगर आप 3 मिलियन 2 मिलियन कैजुअलिटीज कहते हैं, ये कोई आसान बात तो नहीं है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर में 3.5 डेज में भले इंडिया ने कहा कि जी जंग खत्म करें, भले पाकिस्तान ने कहा, लेकिन मैं जाती तौर पे दोनों गवर्नमेंट से बड़ा खुश था। मैंने कहा कि शुक्र है कि दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों में ये सैनिटी प्रिवेल करती है कि उन्होंने इसको रोक दिया। अभी ईरान की देखे ना, फिर भी 12 दिन पे तो चलेगी ना जंग। और क्या खौफनाक सूरत हाल थी कि जी न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हो गए, उसके बाद क्या रह जाता था? पीछे एक न्यूक्लियर बम ही चल रहा था, उसके अलावा और क्या होना था? किसी ने क्या करना? तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ठीक है, हम एक दूसरे के ऊपर जो सब कुछ कर लें, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और इंडिया, और फिर साइज इतने बड़े हैं इन मुल्कों के कि पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है इंडिया को, इंडिया की अफेक्ट करती है पाकिस्तान को। तो इसलिए दीज आर नॉट द बेस्ट टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन। और स्पेशली कि जब इंडियन गवर्नमेंट का ये एटीट्यूड हो कि जी वो पहलगाम, देखिए पुलवामा में आपने कहा कि जी हम इंडस वाटर ट्रीटी हटा देंगे, उसके बाद आपने 2022 में रिक्वेस्ट की कि जी हम आर्बिट्रेशन वगैरह को नहीं मानते, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, वर्ल्ड बैंक को, हम जो है ना वो डायरेक्ट इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर मॉडिफाई भी करना चाहते हैं, तो क्या उसको हम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते? यूनिलैटरली आप कैसे किसी पे कोई बातचीत इंपोज कर सकते हैं? और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट की, फिर उसके बाद आर्बिट्रेशन कोर्ट को आप रद्द कर दें, आप जो है मतलब वो इंडस वाटर ट्रीटी को पूरे का पूरा रद्द कर दें, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान में जो वाकया होगा वो कहेंगे जनाब इसके पीछे इंडिया है। और उसके बाद क्या होगा कि जी कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे, पहलगाम के ऊपर आप उलझ गए, मे भी पाकिस्तान में कोई बड़ा वाकया हो जाए, पाकिस्तान उलझ जाएगा, और आखिर में किसकी मतलब क्या होगा उसको? तो मैं शर्मा साहब समझता ये हूं कि हम लोग जो यहाँ पे बात करते हैं, आपको बहुत सारे लोग सुनते हैं,
उसके ऊपर जरूर बताएं कि जी क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसमें फिर हमें कोई रास्ते भी सोचने होंगे, तलाश करने होंगे। और मैं कल किसी प्रोग्राम में ये कह रहा था, शर्मा साहब, आपकी और मेरे बीच में जो रिश्तेदारी है, उसकी खूबी ये है कि देखें, ईरान, ये पूरा ईरान है ना जी, उसके सामने सऊदीया, कतर, अबू धाबी, मतलब ओमान सब हैं, कुवैत, बहरीन। शर्मा जी, वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि एक फारसी बोलते हैं, दूसरा अरबिक बोलते हैं। इवन आप ये भी देख लें कि जी, इंडिया और बांग्लादेश भी अगर आपस में बातचीत करें, तो उनकी भाषा और आपकी, उनकी जबान और आपकी भाषा में फिर भी थोड़ी सी मुश्किल है एक दूसरे की बात समझने में। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान वाहिद है कि जिसमें जो आप बोल रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूं अगर 100% नहीं तो एटलीस्ट 95%, और जो मैं बात कर रहा हूं वो आपको 95% समझ आ रही है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग आपस में बेहतर तरीके से बातचीत कर सकें। अदरवाइज अगर आपकी भाषा और होती, मेरी जबान और होती, तो आप सोचिए कि कितनी मुश्किल होती। जिस तरह के, तो एक इसका हम एक दूसरे को सुना सकते हैं जितना सुनाना चाहें, और दूसरा इसका रास्ता ये है कि हम कोई बेहतरी के रास्ते तलाश करें, मतलब कोई आगे बढ़ने की बात करें। आप सच्ची बात कहें तो मैं जब से आप लोगों से बातचीत शुरू की है, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं NH-44 के ऊपर वो क्या है, किशन गंगा से कन्हैया कुमारी, इस तरह कहते हैं, मुझे एक जगह की, कि मैं उस हाईवे पे क्या इस जिंदगी में ट्रेवल कर सकूंगा। मतलब दिस इज द क्वेश्चन दैट आई हैव, कि जी क्या क्या मैं उसके ऊपर ट्रैवल कर सकूंगा। मतलब देखें, खाने एक जैसे, बातचीत एक जैसी, सब तो किधर जाएगी ये सारी भड़कीली बातें, ये सारे गुस्से, ये सारी वो। तो एनीवेज, मैं आपके साथ अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर कर रहा था। तो मेरे हिसाब से दोनों दोनों मुल्कों को एक दूसरे की बातचीत समझ आती है। देखें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 2 डिफेंस मिनिस्टर थे कि जो एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे की जबान को बेहतरीन समझते थे। अगर वहां पे चाय कॉफी पे बैठते तो बेहतरीन गप लगाते। जिस तरह आप और मैं अगर किसी कॉफी शॉप में मिल जाए तो हम बेहतरीन गप लगाएंगे, क्योंकि आपको मेरे हंसी मजाक, मुझे आपके सारे समझ आ रहे होंगे। लेकिन उन 2 डिफेंस मिनिस्टर्स ने आपस में बात नहीं की, बाकी सब ने आपस में बात की। और वो आपने देखे होंगे, कानों में हेडफोन्स लगे हुए थे कि जिसमें मेरा ख्याल में वो ट्रांसलेशंस करके बता रहे थे। तो ये बड़ा अनोखा हिसाब किताब है दुनिया में कि हम दोनों एक दूसरे की बातचीत समझते हैं, लेकिन स्वाय मुक्के मारने के हम और कुछ कर ही नहीं सकते। रोहित सर, कब तक ये ब्लेम गेम चलती रहेगी? और हम देखते हैं कि कोई और भी इंसिडेंट हो, इससे पहले बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आए जिसमें एक दूसरे को ही ब्लेम किया जाता है कि पाकिस्तान ने करवाया और यहाँ से कहा जाता है कि इंडिया ने करवाया। तो ये कब खत्म होंगी इस तरह की चीजें? मेजर साहब, आपने खुद रिजाइन किया था या आपसे रेजिग्नेशन ले लिया गया था, ये और बता देना, क्योंकि आपके अपनी चीज जो है वो तो कुछ और बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि हम तो हिंदुओं से अलग हैं, हम हमारे एस्पिरेशन अलग हैं, हम उनसे बिल्कुल अलग है, हमारा कुछ नहीं मिलता। आप इतनी देर से बता रहे हो कि हम दोनों सेम है। मतलब मुझे बताइए, मतलब मैं आई वांट टू नो कि आपने यही बात आर्मी की मैस में बोल दी होगी और आपको अगले दिन बोला होगा बैठो रिजाइन करो। हमारे तो आइडियोलॉजी कुछ और है। नहीं, नहीं, देखिए, तो नहीं, आप दोनों आसिम मुनीर साहब को ये पता लग गया होगा ना, तो आपको बोला होगा नहीं यार ये आदमी नहीं चलेगा, ये आदमी तो पीस की बात कर रहा है। हाँ, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बात करें, फिर मैं आपको, आपका अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ, नहीं मैं तो, क्योंकि आसिम मुनीर अगर फील्ड मार्शल ये बोल रहे हैं, उस समय जनरल थे, वो ये बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं जेल कर सकते, हमारे इंस्पिरेशन अलग है, हम अलग रहे हैं, हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो और आप बोल रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे की जबान जानते हैं, साथ में बैठ के चाय पी सकते हैं, NH-44 में श्रीनगर टू कन्याकुमारी। हाँ, यार मतलब कुछ तो गड़बड़ है। या तो आपका मेक, मतलब आपका जो मेक है उसमें फॉल्ट है, या आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको जो जहां जिस स्कूल से आप पढ़े हैं, आसिम मुनीर साहब उससे अलग स्कूल से पढ़े हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम। तो आप आर्मी में जेल नहीं हो पाते। अगर होते आज आर्मी में तो आपका कोर्ट मार्शल हो चुका होता, ऐसा तो मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि आसिम मुनीर साहब तो कुछ और बोल रहे हैं ना। तो अब यहां तक बात ये आती है कि
पहलगाम में कोई पकड़ा नहीं गया, जब प्रूफ दिया गया। तो भाई मुंबई अटैक का दिया था ना, उसमें कितने लोग इंडिया को हैंड ओवर कर दिए गए? या पाकिस्तान नहीं, कितनों पे चल गया उसमें? एक पे भी नहीं, एक पे भी नहीं। सेम एविडेंस हमने अमेरिका को दिया था, वहां से देखो हमारे पास लोग आने शुरू हो गए, वहां से लोग डिपोर्ट बुकी कर रहे हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन को लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। एक आदमी को 30 साल से ज्यादा की सजा है। हमने प्रूफ दिया हर बार, और कितनी बार हम प्रूफ दें, पाकिस्तान डिनाई। एक बार तो पाकिस्तान ने 3 घंटे में प्रूफ डिनाई कर दिया, 3 आवर्स। 3 घंटे में मर्डर की इन्वेस्टिगेशन होती है पाकिस्तान में? नहीं। यहाँ टेरर अटैक का सीधे सीधे डिनाई कर दिया, नहीं हम नहीं जानते यार ये। अच्छा, इंडिया ने ये बोला, पाकिस्तान की ओर से आरोप लगा कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व था, तो हमेशा फंडिंग का आरोप लगता है नहीं। और इंडिया ने बोला हमारा क्या लेन देना। ये कुलभूषण यादव जो आपने बोला कि माना वो स्पॉन्सर करता था, बॉस एक बार कहूं, शहबाज शरीफ दे नाम है, सिर्फ 2 दिन के लिए, गिव शहबाज शरीफ टू फॉर 2 डेज, हम बुलवा देंगे जिन्ना का मर्डर उसने कराया था। और आधे घंटे में बोलेगा, आधे घंटे में 35 मिनट लग जाए तो बता देना, इन 30 मिनट से जिन्ना का भी मर्डर कराया था, बेनजीर भुट्टो का भी शहबाज शरीफ ने कराया था। कितना बुलवाना है? आपके पास आदमी बैठा है, आप बुलवा लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराओ ना आप। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पता तो चल गया क्या हुआ, वहां तो कोई प्रूफ आपके हाथ में था नहीं, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने आपके खिलाफ जजमेंट दिया। अभी तक फांसी नहीं हुई, इसको कर भी नहीं पाया, ठीक है ना, आप दे रहे थे। एनीवेज, ये डीजीआईएसपीआर ने जो सुनवाया, उन पे इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, ये आदमी बोल रहा है, वो बोल रहा है। भाई साहब वो किसके थे, कौन थे? एक आदमी लाहौर में बैठ करके बात करे कराची में, और वो फोन रिकॉर्डिंग सुनवा दो, और उसमें वो बता देना उसको पहले कि मैं इंडियन आर्मी कर्नल बोल रहा हूं, तो मान लेंगे कोई? मतलब ऐसे प्रूफ, ऐसे एविडेंसेस, एक ऐसे कंट्री के तरफ से वो एविडेंसेस आ रहे हैं जिसने पहले दिन से ये बोला करगिल वॉर में हमारे आदमी नहीं, उस आदमी के, उस कंट्री के एविडेंस हम मान लें। मतलब झूठ बोलना तो आपका आपका बर्थ राइट है ना, तुम झूठ तो आप बोलते ही रहते हो। ये क्या आपकी आपकी एम्बेसडर टू यूएन मलिहा लोधी एक फोटो दिखा रही थी, ये कश्मीर का बच्चा है, निकला सीरिया का, और एक आपके प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया कि ये श्रीनगर की वीडियो है, निकली बांग्लादेश की। आपके प्रेसिडेंट ने ट्वीट किया कि ये इंडिया में मुसलमानों पे एट्रोसिटी हो रही है, निकली वो पाकिस्तान की। तो ऐसे कंट्री से हम उम्मीद करें कि वो जो सुनवा रहा है फोन पे वो सच है। हमने पाकिस्तान की आर्मी के कितने झूठ एक्सपोज हुए, हमने नहीं किए, पाकिस्तान ने खुद ने किए हैं। और अब तो पाकिस्तान में एक लॉ और आ गया कि आप आर्मी के खिलाफ बोलते हो तो जेल चले जाओगे, तो पता कैसे चलेगा भाई? हु विल टेल कि ये झूठ किसने बोला है? तो ऐसे लॉज निकालते रहिए आप। पीका एक्ट है शायद वो, जो भी एक्ट है, आई डोंट नो, तो वो उसको उसमें आप अंदर कर दीजिए। जिसने भी बोला कि यहाँ पाकिस्तान की आर्मी झूठ बोल रही है, सट से अंदर कर दो उसको, उससे पूछना नहीं, पूछने की जरूरत नहीं है। तो कौन बोलेगा? हु विल स्पीक? और आपके जो एविडेंस है पाकिस्तान के, बहुत प्यारे एविडेंस हैं। एक आदमी को फोन दूसरे से करवा रहे हो, वाह। ऐसे तो एविडेंस हमने भी दिए ना, पाकिस्तान तो सीधे सीधे डिनाई कर देता है। देन इंडिया के झूठ अभी तक पाकिस्तान एक्सपोज नहीं कर पाया ना, मतलब क्योंकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो है वो नंबर 1 इंटेलिजेंस पाकिस्तान क्लेम करता है, लेकिन झूठ नहीं एक्सपोज हुए, क्योंकि वी वर्क ऑन फैक्ट्स, हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। मेरे पास एक और है, आपने बोला, अजीत डोभाल ने बोला कि हम बलूचिस्तान गर्म कर देंगे। पाकिस्तान कश्मीर में इन्वॉल्व है, भेजता है, टेररिस्ट भेजता है। आई विल गिव यू प्रूफ। एक आदमी जो कि टेररिस्ट था, टेरर कैंप चलाता था, उसके फंक्शन में आपके फॉर्मर होम मिनिस्टर शेख राशिद खड़े थे, और शेख राशिद बोल रहे थे कि ये टेरर कैंप चलाते थे और कश्मीर में टेरर भेजते थे। वीडियो सबके सामने है, ठीक है। लेकिन कश्मीर को गर्म कर रहे थे आप। एक आदमी ने बोल दिया कि हम बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे, उसको आपने एविडेंस मान लिया। पाकिस्तान के खिलाफ इतने एविडेंस है, आप एविडेंस नहीं मानेंगे। चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तान में वो बुरहान वानी ट्रेन चल जाए, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। एक आदमी ने बोल दिया बलूचिस्तान को गर्म कर देंगे, ओ गर्म कर देंगे। गर्म कर देंगे मतलब क्या होता है जी? गर्म कर देंगे मतलब हम टेररिस्ट भेज देंगे वहां पे, 50 आदमी भेजेंगे, वहां रोहित शर्मा भी बंदूक लेके खड़ा होगा, पाकिस्तानी आदमी को गोली मार होगा, राइट?
यार ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से लाते हो? गर्म कर देंगे, गर्म कर देंगे मतलब क्या है? वी कैन हीट अप। व्हाट डू यू मीन बाय हीट अप? एक स्टेटमेंट देनी है प्राइम मिनिस्टर ने कि बलूचिस्तान को, यूएन में जाएंगे ना अभी नवंबर में, जाके एक स्टेटमेंट दे दी ना कि बलूचिस्तान को अपना हक नहीं मिला, तो अपने आप गर्म हो जाएगा सब कुछ, कोई तो जरूरत नहीं गर्म करने की। तो ये दिस कैन बी वन ऑफ थिंग्स। ओके, देन एक आया कि किसी और ने नहीं माना, राजनाथ जी ने रक्षा मंत्री ने साइन नहीं किया, कोई और ना माने क्या फर्क पड़ता है? इंडिया इज अ पोल, इंडिया इज अ साइड, इंडिया इज अ पावर। ना मानो ना, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमने रोक दिया ना उसको, वी हैव स्टॉप्ड इट। आप भी तो स्टॉप कर रहे हो। हम इतने सारे टेररिस्ट को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर कराने की कोशिश करते हैं यूएन में, चाइना भी तो स्टॉप करता है। और वहां पर जो साइन होना है, इस समिट को सक्सेस बनाना ड्यूटी है चाइना की, हमारी नहीं है। चाइना होस्ट है। अगर चाइना उसमें नहीं ऐड कर रहा, आप बलूचिस्तान ऐड कर रहे हो ना, तो आप पुलवामा को क्यों नहीं ऐड करेंगे भाई? पुलवामा में ये तो था कि वहां लोग मारे गए थे, और वहां पर रिलीजन पूछ के लोग मारे गए थे, देयर वाज रिलीजियस वायलेंस। तो पुलवामा ऐड किया जा सकता है ना। ये क्या स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि पाकिस्तान हैज डन पुलवामा, दैट इज आप कंडेम कर देते ना पुलवामा को, भी कंडेम पुलवामा, दैट्स इट। वो भी नहीं किया गया है ना। तो दैट्स अ फैक्ट के ठीक है। वो चाइना चाहता है गिरा गिरा, चाइना अपने समिट को फील कर रहा है, हमारा कुछ नहीं है उसमें। हमने भी चाइना के 10 टैंट्रम्स हुए थे जब झेले थे, जब हमारे यहाँ हुआ था G20, और G20 SCO एक ही साल में हुआ था हमारे, इसके बाद तो एक साल में भी नहीं हो रहा, ये तब नहीं मैनेज कर पा रहे। खैर लंदन में। ईरान पे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ईरान पे इंडिया ने क्या किया क्या नहीं किया। बॉस, आपके ईरान पे अटैक से पहले आपके फील्ड मार्शल वहां लंच कर रहे थे। एयरफोर्स एयर हवाई हदूद यूज की गई पाकिस्तान की, ये सामने आ रहा है अब। आपने अपने मुस्लिम उम्मा को ही धोखा दे दिया है ना। क्या किसने क्या किया, कहां से किया, और क्या बोलते, क्या क्या सामने आया? अरे सामने क्या, एयर बेसिस देने की बात चल रही थी, एयर बेसिस दिए गए नहीं पता नहीं, लेकिन एयर स्पेस जरूर यूज की गई ईरान पे अटैक करने के लिए। वो एक घड़ी थी, लोकेशन उस घड़ी ने बताई थी ना, जो घड़ी फील्ड मार्शल ने दी थी। ऐसा ऐसा मैं नहीं, बड़े बड़े वेबसाइट्स क्लेम कर रही हैं, आप देख लीजिए। एक फील्ड मार्शल, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल एक घड़ी लेके आए थे ईरान के एक लीडर को, और वो उस घड़ी को ट्रैक करके अटैक मारा, और सारी लीडरशिप उड़ गई पाकिस्तानी वो ईरानी आर्मी की। ऐसा पता लग रहा है। तो इस बात को डिनाई क्यों किया जा रहा है? कहीं पे तो पाकिस्तान को पता होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। क्यों पाकिस्तान के, जब ईरान पे अटैक होने वाला है, इजराइल अटैक कर रहा है, आप भी ईरान के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, सिर्फ लिप सर्विस। पाकिस्तान ने कितना सपोर्ट किया। अगर आप अमेरिका के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट, या जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ईरान के साथ खड़ा है, जो इजराइल के साथ खड़ा है ईरान के खिलाफ, आप उसके साथ लंच कर रहे हैं, तो पता नहीं लगता क्यों फील्ड मार्शल कर रहे हैं? वाई द आर्मी चीफ इज डूइंग इट? It should have been the prime minister, it should have been the foreign minister, it should have been the defense minister, लेकिन आर्मी चीफ ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आर्मी चीफ का सीधे सीधे ताल्लुक है अटैक से या डिफेंस से। वो कोई, क्या आर्मी चीफ ये इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे? क्या आर्मी चीफ ये बात कर रहे थे कि मेरी जीडीपी अगले साल इतनी हो जाएगी? क्या आर्मी चीफ ये बात कर रहे थे कि 5 डैम बना दें? क्या आर्मी चीफ ये बात कर रहे थे कि गूगल को का ऑफिस खोलना? आर्मी चीफ बात करेगा अपने आर्मी की, एयर स्पेस की, अपने बेसिस देने की। और पाकिस्तानी बेसिस यूज किए गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं ईरान पे अटैक पे। तो झूठ कौन बोल रहा है? ये सारी चीजें वी हैव सीन इट। तो सच ये है कि हम, आपने ये भी बोला, हम चाइना से बात कर रहे हैं। भाई चाइना इंडिया में टेरर नहीं फैला रहा है ना। हम बोल रहे हैं टेरर बंद करो, हम बात कर लेंगे। चाइना टेरर फैला नहीं रहा, हम बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा मन करेगा तब बात करेंगे। तो प्रैक्टिस के टेरर बंद हो, अभी बात करते हैं। टेरर ही बंद होने के मूड में नहीं है, पाकिस्तान मूड करने के मूड में नहीं है। एक फाइनल पॉइंट, इंडस वाटर ट्रीटी के बाद जो वाक्य होंगे उस पर इंडिया को ब्लेम किया जाएगा। अच्छा, इंडस वाटर ट्रीटी
जो सस्पेंड सारी चीज सस्पेंड किए, टर्मिनेट नहीं किया। इंडस वैली वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद जो वाक्य होंगे उस पे इंडिया को ब्लेम किया जाएगा। क्या ये सच है? इससे पहले नहीं हो रहा था? इससे पहले किसी भी वाक्य पे इंडिया को ब्लेम नहीं किया गया था? क्या पेशावर अटैक पे 8 साल बाद, 8 इंडिया को ब्लेम नहीं किया गया था? 8 साल बाद। तो यार ऐसे अगर पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग बेवकूफ बनना चाहते हैं और पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर इदारा, महकमा, वो बेवकूफ बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे बाहर अपने फार्म हाउसेस खरीदने, उसे जजीरे खरीदने और उसे पिज्जा आउटलेट्स खरीदने। तो लेट इट बी, वो अपना कर रहा है, अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहा है। पाकिस्तान के लोग अपने बच्चों को 72 हूरों के नाम पे इंडिया भेज रहे हैं 2-2 लाख रुपए लेकर के, और ठीक है, फाइन, कंट्री इज वर्किंग वेरी फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आप लोग खुश रहिए, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेजर साहब। अच्छा मेजर साहब, आपसे आखिरी सवाल है, क्या कहेंगे ये जो ब्लेम गेम है दोनों तरफ से, ये कब खत्म होगी और दोनों कंट्रीज में इत्तेफाक कब होगा? ये क्या कहते हैं उसको, जो आपने सवाल पूछा है उससे पहले कुछ चीजें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो ये है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बयान था कि जी हम अलहदा, मतलब वो एक दूसरे के साथ, मतलब आपकी तहजीब अलहदा है, हमारी अलहदा है, आपका रहन सहन अलहदा है, हमारा अलहदा है, वो बातचीत जो है वही उन्होंने रिपीट की कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इंडिया पाकिस्तान जो है वो अलहदा हुए और पाकिस्तान एक नया मुल्क बना। उसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी कि जो उन्होंने पहली दफा की हो। ये वही बातचीत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर अंग्रेज ने ये फैसला किया था कि जी हमने जब आज़ादी देनी है तो जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे, जो बाकी है वो हिंदुस्तान में रहेगा। तो वो कोई ऐसी नहीं थी। लेकिन उसमें जो अचंभे की बात है, कि जो तकलीफ दे बात है, वो ये है कि वो बातचीत, मतलब वो एक ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ एक फंक्शन था, उसमें उन्होंने ये तकरीर की, लेकिन उसके बाद उसको जो एंगल दिया गया इंडिया की तरफ से कि जी बड़ा कोई जो है ना इस्लामिस्ट किस्म का, और देखें सारी गुफ्तगू मरकूज हो जाती है, वापस आ जाती है कि पाकिस्तान को इस्लाम के साथ जोड़ो और इस्लाम के बाद पाकिस्तान के ऊपर सारे इल्जाम लगा दो। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बाकी कि जी मैं अगर होता तो मेरा कोर्ट मार्शल होता, ना होता वो तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि शायद मैं कुछ बन जाता, शायद मेरा कोर्ट मार्शल हो जाता, या जाती तौर पे रोहित शर्मा साहब का दिल है कि जी मुझे कुछ थोड़ी सी डांट डपट पड़े तो वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान में शर्मा जी, जब ये 22 अप्रैल का आपका वाकया हुआ, तो उसके बाद मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि जो मैं समझता था, 6 मई तक पाकिस्तान में मेरे नजदीक कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसको मैं जानता था, मतलब जाहिर है मैं अपने एक लिमिटेड सर्कल की बात कर रहा हूँ, कि जिससे मैंने ये सुना हो कि नहीं जनाब हमला कर दो, हूरे ले लो, जिस तरह आप कह रहे हैं जन्नत के टिकट बिक रहे हैं जी, चलो जी, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। पाकिस्तान में 22 अप्रैल को आपका जो वाकया हुआ, उसके बाद लोगों को बड़ी हमदर्दी थी कि जनाब इनोसेंट लोग मारे गए, मतलब खामखा ये वो। यस, ये लोग कबूल नहीं कर रहे थे कि किसी ने ये पूछा हो कि आप कलमा सुनाएं, ये वो इस तरह, उसको लोग समझ रहे थे कि वो प्रोपेगेंडा ही है। लेकिन अदरवाइज लोगों को हमदर्दी थी कि जनाब इस तरीके से इनोसेंट लोगों को नहीं मारा जाना चाहिए। लेकिन 6 मई को जब इंडिया ने यूनिलैटरली अटैक कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके बाद यस पब्लिक ओपिनियन यकलख चेंज हो गई। और मैंने खुद एक प्रोग्राम किया, उसमें मैंने कहा कि जी अभी ये जो डिफेंस फोर्सेस के कमांडर्स हैं, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं है कि सिवाय इसके कि वो रिस्पॉन्ड करें। अब भले उसमें कुछ हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है। फिर आपने ये बात की कि देखें जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, बिल्कुल उन्होंने अमेरिका में जाके लंच किया और वहां पे वो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ मिले और उसमें उनकी बातचीत हुई, और उसी दौरान ये जो है ईरान के ऊपर हमला भी हुआ और उसके ऊपर ईरान का साथ। लेकिन देखें इवन जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने भी अपनी जब प्रेस टॉक की तो उसमें उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ईरान के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया और उसके ऊपर उन्होंने बताया, और वो ईरानियों को हमसे बेहतर जानते हैं। लेकिन ये भी देखिए कि जब ईरान की ये सारी जंग चल रही थी तो उसके दौरान बावजूद इसके कि ईरानियों को भी पता था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो अमेरिका के सदर से मिल के आए हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान की पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। और दूसरी तरफ ये देखिए कि एससीओ में अगेन एक जॉइंट स्टेटमेंट जो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखती थी, लेकिन एक स्टेटमेंट रिलीज हुई कि जिसमें
उन्होंने इसराइल के ईरान के ऊपर हमले और अमेरिका के हमले की उन्होंने मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये बैनुल-अक़वामी और मतलब जितने भी कवानीन हैं, चाहे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के हिसाब से जो भी हैं, उसकी खिलाफ वर्ज़ी है, तो उस पे भी इंडिया ने अपने आप को उस स्टेटमेंट से अलहदा किया। तो ये इंडिया का ना समझ में आने वाला रवैया था कि भई आपको क्या इसमें पड़ी है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि जी मतलब ईरान के वज़ीर ख़ारिजा भी कह रहे थे कि जनाब एनपीटी के तहत तो हमें एनरिचमेंट का राइट है ना। आप कहें कि ना एनरिचमेंट करो, एनपीटी पे दस्तखत भी करो, मिसाइल भी ना कुछ भी ना रखो, बस जो है ना मतलब हमारे सामने खड़े हो जाओ। तो उन्होंने यही कहा था ना कि आपने एनपीटी पे भी बम मार दिया, आपने यूएन पे भी बम मार दिया, आपने इंटरनेशनल लॉ पे भी बम मार दिया, आपने जब और यही बात रूस ने रिपीट की और यही बात चाइना ने रिपीट की। लेकिन इंडिया ने वहां पे अपने आप को डिस्टेंस किया और उन्होंने कहा जी हमारा इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। और उसके बाद ये सेकंड वाकया है कि एससीओ के समिट के ऊपर ये जो दूसरी स्टेटमेंट आई जो पाकिस्तान इंडिया से ताल्लुक रखती थी, उसमें चलो फिर भी किसी हद तक आपको समझ आती है कि इंडिया ने क्यों अपने आप का रखा किया। बाकी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने कोई घड़ी दी, नहीं दी, पाकिस्तान के कोई बेसिस यूज हुए, नहीं हुए, पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज हुई, नहीं हुई, मेरा ख्याल में कि वो ईरानी बेहतर जानते हैं और इसी वजह से ईरान की पार्लियामेंट में बड़े अरसे के बाद तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे क्योंकि ईरानियों को अच्छी तरीके से पता था कि उनकी इस मुश्किल की घड़ी में उनके साथ कौन खड़ा हुआ है। बाकी ये जो आप कहते हैं ना कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया। शर्मा जी इसमें जो मेरी समझ है उसके मुताबिक ये रॉयटर्स की खबर है, अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड इसलिए किया गया कि आपके किशनगंगा और रतौली 2 जगह हैं कि जहाँ पे ये पाकिस्तान गया हुआ था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर, तो आपने अब उसके ऊपर दोबारा से कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है यूनिलैटरली कि जो वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी की और उसमें यूनिलैटरली आप इसलिए कर रहे हैं कि वहां पे वो डैम जो मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होता है उसको फ्लश करने के लिए आप एक एक तरीका ये होता है कि आप रिवर में फ्लश कर दें जो रन अप द रिवर जो ट्रीटी अलाउ करती है, लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसकी एक स्टोरेज बना लें। उस स्टोरेज से पाकिस्तान को नुकसान होता है इसलिए कि आप पाकिस्तान का पानी रोकते हैं। तो वो इंडिया ने दोबारा से वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है कि जिसके ऊपर मैं ये समझता हूं कि अगर वो मामला बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं टकराव होगा और इसी वजह से मैं ये समझता हूं कि इंडिया पाकिस्तान अभी भी बड़ी खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। बाकी कि देखिए जी आप जितनी भी बातचीत कर लें, मुंबई का अटैक, ये वो सब कुछ, लेकिन ये एक हकीकत है कि 1971 के वॉर के अंदर आपने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करके पाकिस्तान को 2 टुकड़े किया और वो इंडिया उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान के जितने भी गुनाह हों, आपका वो गुनाह पाकिस्तान के तमाम गुनाहों से बड़ा है। और इसी तरीके से आज बांग्लादेश को देखें कि वो तो 1971 के बाद आपका बेस्ट बडी बन गया था ना, तो वहां पे क्या अच्छी मिसाल कायम हुई। आज आप उनको सड़क छाप, एहसान फरामोश, गटर के कीड़े जो आप हमें कहते थे वही अब आप उनको भी कहना शुरू हो गए। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि देखें, मेरा मकसद यहाँ पे आके झगड़ा करना नहीं है। मेरा मकसद यहाँ पे आके ये बयान करना है कि शर्मा जी आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन हमारी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को भी थोड़ा सा समझिए कि हम भी जब इन चीजों को देखते हैं। फिर कश्मीर के ऊपर देख लें, दुनिया में इतनी ज्यादा फौज किसी जगह पे मौजूद नहीं है जितनी कश्मीर के अंदर मौजूद है। और फिर आप ये देखें कि हर 7 कश्मीरियों के ऊपर जो इंडिया के कश्मीरी हैं उनके ऊपर आपने एक सिपाही बिठाया हुआ था। उसके बाद भी आपके वाकयात हो जाते हैं, उसके बाद भी आपके खतरे बढ़ जाते हैं, उसके बाद भी आपका सारा कुछ हो जाता है, तो फिर उसके ऊपर पाकिस्तान क्या करे? और फिर ये भी देखें कि आपने कश्मीर के अंदर मतलब क्या वहां पे आपके 1 लाख से ज्यादा इंडियन शहरी कश्मीरी नहीं मरे कि जो वहां पे मकबूजा कश्मीर के अंदर रहते हैं? और क्या वो एविडेंस रिकॉर्डेड हिस्ट्री नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों साइडों के ऊपर बहुत शदीद किस्म की वो है। अब हमने एक दूसरे को तस्लीम करना है। मुझे ये तस्लीम करना है कि जनाब रोहित शर्मा साहब वो हिंदुस्तानी हैं, वो इंडिया के शहरी हैं और साथ मुझे ये भी तस्लीम करना है कि ये जो हिंदुस्तान है, इसकी जितनी तारीख है, जितनी मीरास है, उसमें मैं भी हिस्सेदार हूँ। चाहे शर्मा जी उसमें मुझे 5% माने, 10% माने, 20% माने, जो भी है लेकिन मैं भी इसी मट्टी पे रहता हूँ। यहाँ पे राजा पोरस ने अगर सिकंदर आज़म का रास्ता रोका था, तो वो राजा पोरस मेरा भी बाप दादा, दादा का दादा बनता है और वो है। तो ऐसे नहीं है कि आप इसको कहें कि जी नहीं मैं इसको रद्द करता हूँ, मैं तो कोई आसमान से नीचे उतरा था और डायरेक्ट ही मैं जो है ना मोहम्मद रज़ा पैदा हो गया था, ऐसा नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा साहब को भी ये बिलीव करना है कि रजा साहब जो हैं वो अब इस्लाम से उनका ताल्लुक है, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं। और जब हम दोनों एक दूसरे की ये बातें तस्लीम करेंगे और ये भी तस्लीम करेंगे कि जनाब मैंने भी मुक्के चलाए, आपने भी चुक्के चलाए, इसने भी ये किया, उसने भी ये किया, लेकिन मेरे ख्याल में शर्मा जी जो सबसे बड़ा मैसेज मैं मतलब इस फोरम से, हालांकि यहाँ पे सारे मुझे ज्यादातर वो कहते हैं कि जी मेजर बड़ा बेवकूफ आदमी है, लेकिन मैं अपनी नासमझी में जो सबसे बड़ा मैसेज देना चाहूंगा, बावजूद इसके कि जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये मैसेज समझता हूं कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हम दोनों एक दूसरे की जबान समझते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि हमने इधर ही रहना है। मेरे ख्याल में शर्मा साहब को भी और मेजर रजा को भी जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है, जो ऑलरेडी मुझे तो फील होता है लेकिन आने वाले दिनों में सबको फील होगा, वो ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया का और पाकिस्तान का आप देखें तो रिबाहा एक रिपोर्ट है कि दुनिया का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसमें सबसे कम टेम्परेचर जो है इंडिया पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि इसका एक अजीब ही फिनोमिना है, और वो फिनोमिना ये है कि इतनी पोल्यूशन की पूरा एक डार्क ब्राउन, मतलब आप कहना कि वो कौन सा कलर होता है, ये जो लोबिया का क्या कलर होता है रे बाहर, ये जो बीन्स होते हैं सर वो ब्राउन ग्रे 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 मेरून मेरून सर मेरून मेरून मेरून। शर्मा जी मेरी तरह बहुत अच्छे हैं किचन के मामला में। वो लोबिया मेरून सबसे अच्छा। व्हाइट एंड ग्रे बीन्स भी होते हैं शर्मा जी, लेकिन हमारे यहाँ ना वो रेड बीन्स ज्यादा राजमा ज्यादा राजमा बोलते हैं उसको, राजमा बोलते हैं। यस रिबाहा, उसका कौन सा कलर बताया आपने? मैरून सर मेरून। ओके, तो लोबिया जो होता है ग्रे होता है और वो राजमा मैरून होता है, राजमा बोलते हैं। राजमा, बिल्कुल राजमाल, इधर पाकिस्तान में भी कुछ लोग उसको राजमाल बुलाते हैं। तो जो राजमाल है उस कलर की, मरून कलर की एक लेयर है कि मैं AQI को, एयर क्वालिटी इंडेक्स को जरा फॉलो करता हूं, तो भाई हमारे आने वाले दिनों में सांस लेना मुश्किल होगा इस इलाके में। इधर मतलब ये दुनिया के हाईएस्ट ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, और वो सारे मेल्ट। तो मतलब मैं ये कहता हूं कि जी देखें, ये अपनी जगह पे सारी बातें, मानना होगा कि हमारे इख्तलाफात बहुत बड़े हैं, मानना होगा कि शर्मा जी मेरे पे बहुत गुस्से में है, और मानना होगा कि जी मैं शर्मा जी के ऊपर बहुत गुस्से में, और उसके बाद वी हैव टू, मतलब वी शुड टॉक इट आउट, मतलब इसको हम जितनी भड़ास निकालें वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ शर्मा साहब, मैं तो आखिर में ये बात करूंगा और उसके बाद बेशक आप शर्मा जी को दीजिएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान जुड़े हुए हैं आपस में, बहुत बड़े मुल्क हैं दोनों, इंडिया बहुत ही बड़ा मुल्क है, और इन दोनों मुल्कों की लीडरशिप को देखना होगा कि वो इनके आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए क्या मुस्तकबिल देके जाएंगे। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। रोहित सर आपका भी शुक्रिया, आपने भी बहुत अच्छा मैसेज दिया। अरे जवाब तो ले लो मेरा, मैडम जवाब तो ले लो। अच्छा सर, एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो क्लियर है, मेजर रजा का कोर्ट मार्शल हुआ था, मेजर रजा को निकाला गया था। छोड़े सर, सारी बातें छोड़े, मेजर साहब का ग्लास बहुत प्यारा है, वो सही पता चलता है कि ना सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। नहीं, मेजर साहब को निकाला गया था ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं भैया पोरस मेरे भी बाप दादा थे। अरे यार ऐसा कोई आसिम मुनीर तो नहीं मानते। आसिम मुनीर बोल रहे थे कि हम दोनों तो अलहदा हैं, हमारी एस्पिरेशन अलहदा। उन्होंने ये तो कभी नहीं बोला कि हम दोनों के दोनों 10 जनरेशन 15 जनरेशन 20 जनरेशन पहले एक थे, और पाकिस्तानी आर्मी इसको मानती भी नहीं, वरना पोरस के नाम पे मिसाइल होती, वो अब्दाली के नाम पे नहीं होती, गजनी के नाम पे नहीं होती, गाजी के नाम पे नहीं, वो सब नहीं थे पाकिस्तानी। पोरस के नाम पे मिसाइल होती, महाराजा रंजीत सिंह के नाम पे मिसाइल होती, मैं मानता। ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा मैंने सुना भी नहीं। तो मेजर रजा की थिंकिंग अलग है और पाकिस्तान की थिंकिंग अलग है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो अपनी थिंकिंग है या इधर पब्लिक प्लेटफॉर्म में जो बोल रहे हैं वो आई डोंट नो, बट द फैक्ट रिमेन्स, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो उन्होंने, जो अभी मेजर साहब ने अभी जो बोला, तहजीब अलहदा है, रहन सहन अलहदा है। भाई तहजीब कौन सी अलहदा होती है, मुझे तो नहीं पता। इंडिया की तहजीब ये है कि कोई आता है तो उसको पानी पिलाते हैं, तो पाकिस्तान में जूते मारते हैं, तो अलग कहानी है, मुझे नहीं पता, ये अलग कहानी। जब रहन सहन अलहदा है, मतलब हम दोनों, आप भी कुर्ता पहनते हैं, मैं भी कुर्ता पहनता हूँ, हम भी सेम कपड़े पहनते हैं, और रहन सहन मतलब क्या,
आप रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं, कुछ ऐसा हो, या मतलब ब्रिटिशर्स की तरह बो टाई वगैरह पहन के घूम रहे हो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आप वो उनके जो पाई होते हैं वो सब ले रहे हो, तो मतलब पराठा ही खाते हैं ना मेरे हिसाब से, पराठा, छोले भटूरे, ये सब खाते हैं ना, मतलब रोगन जोश और ये सब मसाले भी वही लेते हैं वो। ब्रिटिशर्स की तरह आप ओलिव वगैरह का ब्रेकफास्ट तो नहीं करते हैं। तो मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा जानता नहीं, इतना पढ़ा लिखा हूं भी नहीं, मतलब मेरे साहब, लेकिन क्या बताऊं कि सच ये है कि वो क्योंकि फील्ड मार्शल है भाई, कहते हैं ना कि शेक्सपियर ने लिखा था ना, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्टेड अपॉन देम। ये शेक्सपियर के सेंटेंस है, मेरा नहीं है, मेरे पीछे 5 मत लगा देना ऐसा ही के। मैं ये बोल रहा हूँ कि सच ये है कि अगर आर्मी चीफ बोल रहे हैं कुछ कि हम अलग हैं, रैन सैन अलग की बात की नहीं थी, यू ट्राइंग टू जस्टिफाई हिम। और अगर कोई ये बोलता है कि हम सेम है, पोरस हमारे भी बाप दादा थे, तो भैया बना देते 1-2 मिसाइल पोरस के नाम पे, मैं मानता। आप 2 गाजी अर्तुगरुल की मूर्ति लगाएंगे लाहौर में, आज पोरस की लगा देते ना। ना गाजी अर्तुगरुल आपने देखा था, ना मैंने देखा, उसकी मूर्ति लग गई, तो पोरस किसने देखा था? पोरस की लग जाती। महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तो आप तोड़ देते हो, गाजी अर्तुगरुल की मूर्ति मैंने आज तक नहीं टूटती देखी। तो ये चीज है, सच ये है। वो जो बोल रहे थे कि हम दोनों अलग अलग हैं, अलहदा ने, ये है एंगल दिया जा रहा है इसका, तो इंडिया ने एंगल दिया। उन्होंने जो जहां भी बोला, ही वॉज द फील्ड मार्शल, ही वॉज द आर्मी चीफ एट दैट टाइम, ठीक है ना, जनरल थे, अब फील्ड मार्शल है। एंगल क्या देना है? सच तो बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बोला उसमें। एंगल देने का मतलब मैंने बोला कि हम दोनों अलग अलग हैं, हम दोनों के हमारी एस्पिरेशन अलग है, हम अलग हैं, हम साथ नहीं रह सकते। तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता ना भाई। लैंग्वेज हो सकती है, लैंग्वेज तो अमेरिका की और यूके की भी सेम है, मानते हैं दोनों एक दूसरे को, एक दूसरे का। अच्छा, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, बांग्लादेश को इंडिया ने अलग किया, इंसर्जेंसी फैला के, पता नहीं क्या क्या करके। अगर रजा साहब आपके एक भाई है, सपोज मैं आता हूं, आप दोनों भाइयों को अलग अलग मकान में कर देता हूं, फिर वापस चला जाता हूं, तो आप दोनों वापस एक ही घर में रह सकते हो ना आके वापस? आप दोनों फिर मिल जाते हैं कि नहीं, हमें तो इंडिया ने अलग कर दिया था, हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। आज 50 साल हो गए, चलो यार उस समय एक्सेसेस हुई थी, मैं मानता हूँ उस समय हुआ था, आप दोनों के दोनों की आपके आदमी ने घुस करके वहां पे 20 लाख लोगों को मार ही दिया था। 20 लाख होता क्या है, मर गए ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितने रेप हुए बाहर में जाए। लेकिन उसके बाद 50 साल बाद तो वो खत्म हो गई ना कहानी। अब दोनों सेम हो जाओ, अब दोनों ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन जाओ, मान लेते हैं, लेट्स सी। ऐसा तो कुछ नहीं दिखता मुझे। आपको जबरदस्ती इंडिया ने अलग किया था ना, मैं 50 बार सुन चुका हूं, तो आप दोनों फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद दोनों रीयूनाइट हो जाते ना। क्या इंडियन आर्मी वहां पे अभी स्टेबलाइज है? 5 बेसेस हैं वहां पे इंडियन आर्मी के, क्या तो आप दोनों रीयूनाइट नहीं हो सकते? वहां पे जिस आदमी की वजह से शेख मुजीबुर रहमान जिनकी वजह से हुआ था, उसको भी गोली मार दी थी, है ना, उसकी पूरी फैमिली को मार दिया था, खत्म कर दी थी पूरी कहानी। और मारने के बाद कितने कितने बढ़िया ये बांग्लादेशी हैं जिन्होंने, जिस मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेशियों को आजादी दिलाई, उसको घर में घुस के मारा, और उसकी डेड बॉडी 3 दिन बाद निकाली गई। घर में घुसे थे, नहीं, बॉडी सड़ने दी गई। इन बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो आप, इनकी बांग्लादेशियों की। अब आपको, आपने तो उनके साथ जो किया किया, वो आज भूल गए कि पाकिस्तान ने किया क्या था। ये तो चीखते फिर रहे थे कि हमारे घर इतने कंट्री में इतने लोग मार दिए, और एकदम have they forgotten 1971? क्या इंडिया ने गलती की थी कि आपको बचा दिया? या आप मार खाने के लिए हो तो बुला लो पाकिस्तानी आर्मी को वहां पे, दे दो 5 बेस, कौन मना कर रहा है? आप ज्वाइन करो ना पाकिस्तान को, और पाकिस्तानी आर्मी को बुलाओ। आप ये नहीं करेंगे क्योंकि अब आपको आजादी मिल गई। अब आप पाकिस्तान के उस तरीके के शिकंजे से बाहर हैं जिस शिकंजे में आज भी बलूचिस्तान है। अगर होते तो आप इंडिया की तारीफ कर रहे होते। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये एहसान फरामोश है। आप, सच ये कि एक चीज कि ईरान के साथ कौन खड़ा है, हमने कभी बोला था हम ईरान के साथ खड़े? हम तो पहले दिन से बोल रहे थे कि हम इसराइल के साथ खड़े। वी वाज ऑलवेज सेइंग कि हम इसराइल के साथ खड़े। इंडिया ने पहले दिन से स्टेटमेंट दी कि अरब वॉर है, इसमें वी आर स्टैंडिंग विद इसराइल। कभी बोला हो तो बता देना। यस, ऑफ कोर्स हमारे रिलेशंस हैं, हम ईरान के साथ थे, हम ईरान को सपोर्ट कर रहे थे कि ईरान आप दोनों बातचीत कीजिए, आप इसको टालिए। लेकिन हमारे स्टेटमेंट ये था कि हम इसराइल के साथ खड़े। आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा
एक स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास। हम लोग हमेशा से बोलते हैं कि इसराइल के साथ गलत हुआ है, इसराइल पे अटैक हुआ है, इसराइल इसलिए वहां पे और इसराइल ने भी यही बोला कि मेरे ऊपर जो हमास का अटैक हुआ था, ईरान को स्पॉन्सरिंग है, मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ, खत्म कहानी। ये चीज देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली कि कश्मीर में टेरर जाता है तो इंडियन आर्मी क्या करती है? बॉस, बलूचिस्तान में जाता है, आप इंडिया को ब्लेम कर देते हो ना। पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है? व्हाट इज द पाकिस्तानी इंटेलिजेंस डूइंग? और आर्मी क्या कर रही है ये भी बता दे। आप तो पाकिस्तानी आर्मी ये भी नहीं बता सकते खैबर पख्तूनख्वा में क्या कर रही है, कोई तो बताए। पाकिस्तानी आर्मी जख्म मार रही है या फौजी फाउंडेशन चला रही है? मटर, आई डोंट नो। पाकिस्तानी आर्मी, 3 लाख पाकिस्तानी आर्मी बैठी है बलूचिस्तान में, व्हाट आर दे डूइंग? सही बात, आप डिनाई कर दीजिए ना, आप डिनाई कर दीजिए। एक बार आपके डीजीआईएसपी डिनाई कर देना कि 3 लाख नहीं है, बताए एक्चुअल फिगर बता देंगे। चलो कितनी आर्मी है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में, कोई बता दे। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है वो टैकल नहीं कर पा रही इस कहानी को, तो इसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज बीन लाइंग, हमेशा से झूठ बोलती रही है। वो सिर्फ ये दिखाना चाहती है कि हमारे इंडिया को दुश्मन समझिए, और हमने जो फार्म हाउसेस खरीदे हैं यूरोप में, अमेरिका में, हम जो डीएच में, तो कौन सी आर्मी मकान बना के बेचती? मुझे पूरी वर्ल्ड की एक आर्मी बता सकते हो अमेरिका की बेचती हो मकान बना के, रशिया की, चाइना की, कोई कंट्री? चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, फिर भी प्राइवेट बिल्डर्स वहां पे मकान बनाते हैं। न वियतनाम में बनती है, 4 कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, न क्यूबा में आर्मी बनाती है, न वियतनाम में बनाती है, न चाइना में बनाती है, न नॉर्थ कोरिया में बनाती है आर्मी। अकेला अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलने वाला पाकिस्तान, उसकी आर्मी मकान बना रही है। वाओ, आपका काम क्या है जी? और आर्मी के ऑफिसर्स साफ बोल रहे हैं आप तो कि यार हमें मकान बनाने के लिए तुमने रिक्रूट किया था, मकान बेचने के लिए रिक्रूट किया था, तुम हमसे लड़ाई करवा रहे हो इंडिया से, हम क्यों लड़े? तो ठीक है ना, कर लीजिए। कितने लोग रिजाइन कर चुके आर्मी के अब तक, जब से बलूचिस्तान हुआ? 2-2,500 की खबर आई थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि 1,500 लोग हैं बलूचिस्तान बीएलए के, और उसके ऊपर 2,500 के रेजिग्नेशन की खबर आ रही है पाकिस्तान से। आ रही है, मैं दिल्ली में बैठ के नहीं दे रहा हूँ खबर, सच बात यह है पाकिस्तानी आर्मी ने इसे भी डिनाई नहीं किया है, टू बी प्रिसाइज। राइट, बॉल इज इन योर कोर्ट मेरे साथ। रिबाहा का वेट करें या क्या करें कि कंटिन्यू करें? आपकी बातें अपनी जगह पे वो है, लेकिन जाहिर है फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी। अब वो कह रही थी कि मैं शॉर्ट प्रोग्राम करना चाहती हूँ, उनके वालिद साहब भी बीमार हैं, तो ओके रिबाहा जी, तो मेरे हिसाब से अभी एंट्री मारने वाले होंगे, थोड़ा सा मोस्ट प्रोबेबली इनका अपना माइक और कैमरा इन्होंने बंद किया है, तो दिस इज वो जब एग्जिट करती हैं तो वो मेरा ख्याल है अपने फादर को अटेंड करने जाती हैं, क्योंकि उनकी जो तबीयत है वो काफी क्रिटिकल है, मतलब वो इसलिए जो है ना। आई नो, तो दैट्स द थिंग। बट ठीक है, तो ये बात मेजर साहब समझने की है। देखिए एक चीज और समझिए, इतनी चीजें इन्वॉल्व है ना इसमें, इतनी चीजें इन्वॉल्व है ना इसमें, और मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत सारे यार रिबाहा आप वाइंड अप कर लें, हम फिर किसी और दिन करेंगे इसको डिस्कस। हाँ, ठीक अरे है वाह, आपका सर। प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, तो हम यही बात कर रहे थे कि आप बेशक वाइंड अप कर लें। शर्मा जी ठीक के है साथ सर। अच्छी गप लगी, तो फिर इसको कंटिन्यू रखेंगे। श्योर सर, थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच रोहित सर, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।